Hello to all, please subscribe the channel and press the bell icon for more video updates. Today is 26 September of 2020 and it's a Saturday today. चलिए आज एनालिसिस शुरू करने पहले कुछ क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, आप उनका जवाब कमेंट सेक्शन में दें। जैसे पहला क्वेश्चन है, एनसीबी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो कब स्टैब्लिश किया गया था? ये आपको बताना है एनसीबी कब स्टैब्लिश किया गया था। दूसरा क्वेश्चन आता है, एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कब स्टैब्लिश किया गया था? तो इन दो क्वेश्चंस का जवाब दें कि कब फॉर्म किए गए थे या इस्टेब्लिश किए गए थे। इन दोनों क्वेश्चंस का आपको कमेंट सेक्शन में जवाब देना है और प्लीज़ जो कोई वीडियो देखे कमेंट जरूर करें इन आंसर्स को। चलिए आज की एनालिसिस शुरू करते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्वेश्चन आर 247, ये डिस्क्रिप्शन पे दी हुई लिंक है, जहाँ पर आपको सारे पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। जो हम बातें करते हैं सारे पीडीएफ नोट्स आपको यहीं मिल जाएंगे, जो एक्सेस कर सकते हैं आप और पढ़ सकते हैं, और अपने नोट्स आप इम्प्रूव करके और थोड़ा पॉइंट्स ऐड भी कर सकते हैं। चलिए आज की एनालिसिस शुरू करते हैं। पहली न्यूज़ देखते हैं। पहली न्यूज़ आती है, वोडाफोन विंस $2 बिलियन टैक्स केस की इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल रूल्स दैट इंडियाज डिमांड इज इन ब्रीच ऑफ फेयर ट्रीटमेंट की। क्या कहते हैं, जो इंडिया की डिमांड थी वो फेयर ट्रीटमेंट के खिलाफ थी, पूरी तरह से उसको ब्रीच कर रही थी, तो इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल रूल्स ने उसे हटा दिया है। तो ये देख लेते हैं क्या ये रेट्रो टैक्स केस है, क्या कब से चल रहा है। ये 2007 में वोडाफोन ने $11 बिलियन डील साइन की थी, बाइज द इंडियन मोबाइल एसेट्स फ्रॉम हुचिसन वोम्पुआ। कहते हैं मोबाइल एसेट्स बाय करने के लिए हुचिसन वोम्पुआ से। फिर इंडिया क्लेम्स द $3.79 बिलियन इंक्लूडिंग $2 बिलियन इन टैक्स एज वेल एज इंटरेस्ट इन पेनाल्टीज की। इंटरेस्ट और पेनाल्टीज वोडाफोन को देनी होगी। टेलीकॉम कंपनी कंटेस्ट द डिसीजन की। टेलीकॉम कंपनी फिर कंटेस्ट करती है डिसीजन को। 2012 में हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट रूल्स इन फेवर ऑफ द टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर की। 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर की फेवर में दिया था। फिर गवर्नमेंट चेंजेस रूल्स टू इनेबल इट टू टैक्स डील दैट हैड ऑलरेडी बीन कंक्लूडेड की। गवर्नमेंट ने फिर रूल्स को चेंज किया, फिर उसे टैक्स डील में बना दिया कि वो जो था रूल वो टैक्स डील्स हो गए। फिर 2014 में हमने देखा कि वोडाफोन इनिशिएट आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग अगेंस्ट इंडिया एट द हॉज। क्या कहते हैं फिर वोडाफोन ने क्या कहते हैं एक प्रोसीडिंग फाइल की अगेंस्ट इंडिया हॉज में, जो कहते हैं इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल है, जहाँ पे ये सारे क्या कहते हैं जो टेलीकॉम सर्विसेज हैं इन सब के इशू चलते हैं, जहाँ पे रूलिंग होती है इंटरनेशनली जो डील्स होती हैं उस पर। तो वहाँ पे उन्होंने प्रोसीडिंग चालू की थी, उसी पे वोडाफोन ने $2 बिलियन की टैक्स केस जो उनके ऊपर चला था वो जीता है कल। तो इसमें इस न्यूज़ में वही बात की गई है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं हम लोग। अगली न्यूज़ आती है, बिहार पोल टू बी हेल्ड इन 3 फेजेस फ्रॉम अक्टूबर 28 की। अक्टूबर में 28 अक्टूबर से बिहार के इलेक्शन चालू होने, वो 3 फेजेस में होंगे। इलेक्शन कमिश्नर ने कल बताया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो इलेक्शन कमिश्नर हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उन्होंने कल बताया कि बिहार असेंबली इलेक्शन होंगे 3 फेजेस में। पहला फेज होगा 28 अक्टूबर से, दूसरा होगा 3 नवंबर से, और तीसरा होगा 7 नवंबर से। तो पहला 28 अक्टूबर, दूसरा 3 नवंबर और तीसरा 7 नवंबर से। तो ये 3 फेज में इलेक्शन होंगे। इन द फर्स्ट फेज इलेक्शन होंगे वही 71 सीट्स में, 243 कॉन्स्टिट्यूंसी में, फिर 49, फिर 94, फिर 78। तो कुछ कुछ सीट्स में जो अलग अलग डिवाइडेड है सीट्स, उनमें ये इलेक्शंस होंगे। और इसमें ये भी है कि जो भी एवरीवन इन्वॉल्व इन इलेक्शन वर्क इंक्लूडिंग द पोलिंग स्टाफ एंड वोटर्स कुड हैव टू वेयर मास्क की। कोई भी जो क्या कहते हैं वहाँ पे जो इलेक्शन करवा रहा है या जो इलेक्शन वोट करने आया है, सबको मास्क पहनना कंपलसरी होगा, एक मैंडेटरी होगा। अगर आप नहीं पहनते तो आपको वोट देने नहीं दिया जाएगा। तो इस तरह के स्टेप्स कई लेने की बात की गई है। तो देखना है ये कितना सक्सेसफुल होता है इनका इलेक्शन, वो भी कोरोना टाइम में। तो वही देखने की बात है, सब लोग इसी का वेट कर रहे हैं। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं हम लोग। अगली न्यूज़ आती है, नियरली 7 करोड़ कोविड-19 टेस्ट कंडक्टेड इन इंडिया। लगभग 7 करोड़ कोविड-19 टेस्ट कंडक्ट किए जा चुके हैं इंडिया में, और लगभग 15 लाख टेस्ट अब रोज होने लगे हैं। लगभग 15 लाख टेस्ट। इसमें वही बात की कि लगभग 15 लाख टेस्ट हर 24 घंटे में हो रहे हैं, जिसके कारण जो टैली है 7 करोड़ के लगभग पहुंच गई है टोटल टेस्ट जो इंडिया ने कराए हो। तो इसमें यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री उन्होंने ऐसा बताया। उन्होंने कहा कि हम लोग क्या कहते हैं टेस्टिंग काफ़ी कर रहे हैं, जिसके कारण विद द एक्सपेंशन ऑफ टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर केसेस बढ़ रहे हैं। और देखा जा सकता है कि हर स्टेट में लगभग केसेस बढ़ रहे हैं, जिससे पता चलेगा कि इन ऑल कितने केसेस हो चुके हैं, तो जिससे हमें क्योर करने में सहायता मिले, हम इसको जल्दी से जल्दी अपने कंट्रोल में ला पाएँ, ऐसा मिनिस्ट्री का कहना है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है, 1000 टेक्स टू स्ट्रीट्स ओवर फार्म बिल्स की। कल जैसे जो
किसानों का कल देश बंद था, तो क्या कहते हैं उसमें उन्होंने कई ब्लॉक रेल रोड ट्रैफिक, उन्होंने क्या कहते हैं जो रेलवे सर्विसेज है वो ब्लॉक की। ये मेनली 3 स्टेट्स में हुआ। ये मेनली 3 स्टेट में हुआ, एक पंजाब, हरियाणा और यूपी में। तो इन 3 स्टेट्स में मेनली ये क्या कहते हैं प्रोटेस्ट देखा जा सकता है, काफ़ी लार्ज अमाउंट में। तो इसमें वही बताया गया कि जो ये हुआ इसमें उन्होंने क्या कहते हैं रेल सर्विसेज ब्लॉक की, क्या कहते हैं रोड ट्रैफिक को ब्लॉक किया, जिससे क्या कहते हैं काफ़ी हाईवेज में दिक्कत की, हाईवेज ब्लॉक कर दिए, जिससे क्या कहते हैं जो नॉर्मल पब्लिक थी उनको दिक्कतें हुई। तो और क्या कहते हैं सेंटर को कहा कि उन्होंने एंटी फार्मर पॉलिसीज़ के द्वारा ये बिल पास किए। तो उन्होंने जो अभी 3 बिल पास हुए हैं फार्मर्स के लिए, तो वो पूरी तरह से एंटी फार्मर बिल्स हैं, ऐसा उनका कहना था। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है फर्स्ट लुक आरआरटीएस ट्रेन टू रन एट 180 किलोमीटर पर आवर की। आरआरटीएस ट्रेन जो है रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, वो ट्रेन जो है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी की, उन कॉरिडोर्स में ट्रेन बहुत तेज चलेगी 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। एनर्जी एफिशिएंट ट्रैवल टू ऑल्सो रिड्यूस टाइम बाय 1/3 ऑफ दिल्ली मेरठ कॉरिडोर। ये पहला बनेगा दिल्ली मेरठ कॉरिडोर में ही बनेगा, और ये टाइम भी काफ़ी ज़्यादा लेस करेगा, क्योंकि इतनी स्पीड से चलेगी तो टाइम तो लेस होगा ही। इसमें वही कहा गया कि पहला लुक जो रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम आरआरटीएस ट्रेन का वो कल रिवील हुआ है, जिससे बताया गया जो स्टेट ऑफ आर्ट आरआरटीएस टेक्नोलॉजी का वो ये डिज़ाइन करेगा स्पीड ऑफ 180 किलोमीटर पर आवर। और ये ऐसा क्या कहते हैं नेशनल कैपिटल रीजनल ट्रांसपोर्टेशन ने बताया है। इसमें ये भी कहा गया द प्रोटोटाइप इज शेड्यूल टू रोल ऑफ द प्रोडक्शन लाइन इन 2022। क्या कहते हैं कि प्रोडक्शन इसमें चालू हो जाएगा 2022 तक। कहते हैं प्रोडक्शन ख़त्म हो जाएगा इसका 2022, और इसके बाद कई ट्रायल होंगे, जैसे 30 ट्रेन सेट्स बनाए जाएंगे जिसमें चेक किया जाएगा। और क्या कहते हैं पहले काफ़ी ज़्यादा ट्रायल कर लिए जाएंगे इस कॉरिडोर में, जिसके बाद ही फिर पब्लिक के लिए मेन पब्लिक के लिए यूज़ किया जाएगा, जिससे पता चलेगी क्या कहते हैं कि कोई दिक्कत तो नहीं, कोई हार्म तो नहीं पहुँचेगा, कोई एक्सीडेंट के चांसेस तो नहीं। ये जब कोई भी कॉरिडोर नया बनता है तो इसमें ये पहले चेकिंग की जाती है, जिससे पता चल सके कि कोई दिक्कत हो तो नहीं रही है। तो इस पर पूरी बात इसमें की गई है, ऐसा उन्होंने नेशनल कैपिटल रीजनल ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन एनसीआरटीसी ने कल डिफाइन किया है इस आरआरटीएस ट्रेन का। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। आज का पहला एडिटोरियल आता है कोड डिबेट। कोड डिबेट में ये बताया गया कि जो नए लेबर कोड्स लाए गए, नए लेबर लॉज पास किए गए, 3 नए लेबर लॉज भी पास किए गए, जैसे एग्रीकल्चर बिल्स पास हुए वैसे ही 3 लेबर बिल्स भी पास हुए हैं। तो इसमें वही बात बताई गई कि उसके लिए जो नए लेबर लॉ कोड्स लाए गए उसको ज़्यादा डेलिब्रेशन की ज़रूरत है, कि गवर्नमेंट उसे पहले डेलिब्रेट करे, लोगों को समझाए कि है क्या, उसके बाद उसे इम्प्लीमेंट किया जाए। क्योंकि जब तक आप लोग समझाएंगे नहीं तब तक वो प्रोटेस्ट होता ही रहेगा। तो पहले उसे समझाना और उसे किस वे में लाना चाह रहे हैं, किस क्या उनका विजन है, उसको पहले बताना लोगों को, तभी वो फ़ायदेमंद होगा। जैसे 3 उन्होंने लाए लेबर लॉज, जो है पहला है इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, क्या कहते हैं दूसरा है सोशल सिक्योरिटी कोड, तीसरा है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020। ये पूरे अपडेटेड वर्जन है जो 2019 में आने थे। स्टैंडिंग कमेटी के द्वारा जो कोड्स थे उनका ये क्या कहते हैं अपडेटेड वर्जन है। इसमें ये भी कहा गया है जो सोशल एक पॉजिटिव फीचर है सोशल सिक्योरिटी कोड का, वो प्रॉमिस करता है कि एक सोशल सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सोशल सिक्योरिटी फंड जो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स होते हैं उनके लिए, गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स में, और उनको एड्रेस करना नेशनल सिक्योरिटी बोर्ड को, नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड को, जिससे उन्हें हेल्प हो सके, एक तरह के सोशल सिक्योरिटी उनको प्रोवाइड हो सके। और इसी तरह ही जो दूसरा कोड है वो ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी एंड वर्किंग कंडीशंस उनको प्रोवाइड करता है। इसी तरह से जो तीनों बिल हैं वो पूरी तरह से लेबर सेफ सिक्योरिटी में के लिए ही है, लेकिन उनमें कई और बातें भी हैं, तो उनको पूरी तरह से डेलिब्रेट करना लोगों को ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लास्ट में से वो कहा गया है कि देयर इज मच रीजन टू fear that conferring wide discretion to the central and state government may not be conducted to the interest of workers, की जो इस वक्त सेंटर या स्टेट गवर्नमेंट्स कर रही हैं वो क्या कहते हैं इंटरेस्ट ऑफ वर्कर्स के लिए ना हो, अगर नहीं हुआ तो वर्कर्स भी क्या कहते हैं खुश ना खुश रहेंगे, वो लोग भी प्रोटेस्ट करेंगे, जैसे फार्मर्स इस वक्त प्रोटेस्ट कर रहे हैं एग्रीकल्चर बिल्स पे। तो वैसे ही क्या कहते हैं उनका भी प्रोटेस्ट हो जाएगा, तो उसको संभालना काफ़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि इतना ज़्यादा प्रोटेस्ट इंडिया में वो भी कोरोना वायरस के टाइम काफ़ी दिक्कतें कर सकता है। तो इस एडिटोरियल में यही बात की गई है। चलिए अगला एडिटोरियल देखते हैं। अगला एडिटोरियल आता है सेसफुल, कि द सेंटर मस्ट कीप द फेथ ऑफ पार्लियामेंट स्टेट्स एंड द पीपल एंड स्टॉप मिसयूजिंग सेस, की क्या कहते हैं सेंटर को अब क्या कहते हैं फेथ रखना चाहिए, मस्ट कीप द फेथ ऑफ जो पार्लियामेंट ने दिखाया है, स्टेट्स ने दिखाया है, लोगों ने दिखाया है,
जो वो लोग मिसयूजिंग कर रहे हैं अपने जो फंड्स होते हैं जो लोग ले सकते हैं, तो उसका जो मिसयूज़ कर रहे हैं सेंटर, तो उसको लोगों के फेथ को, पार्लियामेंट के फेथ को, स्टेट के फेथ को, उनको नहीं ब्रेक करना चाहिए इसमें। ये बात की गई। इसमें कहा गया फाइनेंस मिनिस्ट्री क्वाइटली रिटेन्ड ओवर 40% ऑफ ऑल सेस कलेक्शन इन 2018-19 की। उन्होंने रिटेन किया, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने 40% जो सेस कलेक्शन था कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का, उन्होंने रिटेन किया 40% से ज़्यादा। तो इसमें वही बात की गई। इसमें कहा गया एज मैनी एज 35 डिफरेंट केसेस लेवाइज एंड चार्जेस यील्डेड एट 2.75 लाख करोड़ इन द लास्ट ईयर, जिसमें देखा कि 1.64 लाख करोड़ वाज रेमिटेड टू द स्पेसिफिक रिजर्व फंड फॉर व्हिच दीस सेल्स वर लेवाइड की। उसमें जो 1.64 लाख करोड़ था वो किसी स्पेशल फंड्स, रिजर्व फंड्स के लिए था, उसके लिए जो सेल्स कलेक्ट निकाला गया है। इसमें भी कहा गया है कि जो कुछ फंड्स ऐसे भी निकाले गए इंडिया के रेवेन्यू ऑफिशियल डिफिसिट नंबर्स के नाम पे, कहते कि जो पता भी नहीं चला कि कहाँ पे सेल्स गया, ना ही वो हेल्थ पे गया, सेक्टर में गया, ना एजुकेशन, ना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, तो इनमें गया नहीं तो गया कहाँ फंड। तो इनके नाम पे आप जब पैसा निकलता है तो उस पर जगह कहाँ गया, इस पर वही बात की है। तो जैसे हमने देखा कि जो कैग की अभी रिपोर्ट आई थी उसमें कहा गया था ओवर 10 ईयर्स एक भी पैसा नहीं यूज हुआ है 1.25 लाख करोड़ ऑफ टैक्स कलेक्टेड ऑन क्रूड ऑयल। जो पैसा निकाला गया है क्रूड ऑयल के नाम पे, लेकिन उनमें से 1 रुपये भी पैसा नहीं खर्च हुआ, ऑयल इंडस्ट्री को नहीं दिया गया उनके क्या कहते हैं मेंटेनेंस के लिए। इट वॉज मेंट टू फाइनेंस, वो बस गया फाइनेंस डिपार्टमेंट में, सिर्फ फाइनेंस डिपार्टमेंट में पैसा गया। तो इसमें यही बात की गई। ऐसे ही कहा गया कि जो न्यू 4% हेल्थ एंड एजुकेशन टैक्स निकाला गया, इनकम टैक्स was partly deployed towards education but no fund was created for health। कहते जो 4% हेल्थ एंड एजुकेशन टैक्स निकला इनकम टैक्स वाले से, तो वो गया एजुकेशन के उस पर, लेकिन कहते हैं कोई भी उसमें से हेल्थ एंड एजुकेशन टैक्स था तो उसमें हेल्थ सेक्टर में कोई पैसा नहीं गया। तो इसमें वही बात की कि एक करेक्ट वे में लेना चाहिए इसे। क्या कहते हैं कि हमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसे जो टैक्स निकाल रहे हैं, कोई भी पैसा जो कंसोलिडेटेड फंड से निकाल रहे हैं, उनको एक जिस पर्पस के लिए निकालें उसी पर्पस के लिए यूज़ करें, ना कि किसी और पर्पस के लिए। तो इसमें यही बात की गई है। इसमें भी कहा गया फाइनली एब्सोल्यूट ट्रांसपेरेंसी नीडेड इन द मैनेजमेंट ऑफ सेक्स रिसीप्स की, जो एक ट्रांसपेरेंसी की ज़रूरत है जो उससे वो लोग निकालते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, सो दैट पार्लियामेंट लोग दोनों देख सकें कि कहाँ पे ऑडिट फाइंडिंग्स देख सकें कि कहाँ पे ये फंडिंग्स यूज़ हो रही हैं, इसका एक तरह से पता चल सके। तो इसमें आता है कैग। कैग और क्या कहते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, इसको हम लोग अलग से देख लेते हैं। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया इसे बनाया गया था आर्टिकल 266 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उस पर इट इज़ मेड अप ऑफ जो भी रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता है, रिसीव किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ टैक्स के नाम पे, इनकम टैक्स हो गया, सेंट्रल एक्साइज, कस्टम और रिसिप्ट, और जो टैक्स होते हैं सारे इसी में आते हैं। इसी में जो पैसा कलेक्ट होता है इसी में जाता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। और भी कोई भी लोन रेज किया जाता है गवर्नमेंट बाय इशू ऑफ पब्लिक नोटिफिकेशन, ट्रेजरी बिल्स, या कोई भी फॉरेन गवर्नमेंट या इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के नाम पे, तो वो भी यहीं से लिया जाता है। कोई भी गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर होता है इसी फंड से ही निकाला जाता है। ईच स्टेट कैन हैव इट्स ओन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट, स्टेट कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया भी होता है। द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो होता है कैग होते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, वो इसे ऑडिट करते हैं और रिपोर्ट भेजते हैं टू द रिलेवेंट लेजिस्लेचर ऑन द मैनेजमेंट। जो रिलेवेंट लेजिस्लेचर होते हैं पार्लियामेंट में, उनको दिखाया जाता है। ये मेनली पार्लियामेंट में ले की जाती है रिपोर्ट कैग की। अब कैग को देख लेते हैं। कैग कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये एक अथॉरिटी है, स्टैब्लिश की गई थी आर्टिकल 148 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के उस पर। ये सारे ऑडिट करते हैं रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर को जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के होते हैं या स्टेट गवर्नमेंट्स के होते हैं। ये रिपोर्ट ले करते हैं पार्लियामेंट में या लेजिस्लेचर में, और एक कंसिडरेशन में होती है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी और पब्लिक अंडरटेकिंग्स में। ये एक स्पेशल कमेटी होती है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया की, स्टेट लेजिस्लेचर की, जो देखती है सारे जो क्या कहते हैं वर्कर्स, क्या कहते हैं जो ऑडिट हुआ है वो सही है कि नहीं, कहाँ कहाँ ऑडिट में पता चलता है कि गवर्नमेंट ने पैसा कहाँ कहाँ स्पेंड किया है या किस किस के नाम पे निकाला है, ये सब पता चलता है। कैग मेंशन किए गए आर्टिकल 148 से 151 के बीच में। कैग होते हैं रैंक 9th होती है उनकी, जो कहते हैं मेन रिस्पॉन्सिबल पर्सन या जो इंडियन ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस है उसमें कैग क्या कहते हैं 9th नंबर पे, उनका सेम स्टेटस है जो एक जज का होता है सुप्रीम कोर्ट के। अपॉइंटमेंट कैसे की जाती है? अपॉइंटमेंट की जाती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा और रिकमेंडेशन है प्राइम मिनिस्टर के, और इनकी ओथ दिलाई जाती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। कैग रिमूव भी किए जा सकते हैं अगर दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट
प्रूव्ड कर देते हैं मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, तो कैग को रिमूव किया जा सकता है। और इनका टर्म होता है 6 साल का, और एट द एज ऑफ 65 एज तक वो लोग वर्क कर सकते हैं। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगला एडिटोरियल आता है पार्लियामेंट्री स्क्रूटनी ऑन द बैक बर्नर, किसमें कहा गया डाटा शोज दैट द गवर्नमेंट इज लूजिंग साइट ऑफ पार्लियामेंट्री प्राइमरी रोल डिस्कशन एंड रिकंसिडरेशन, कि इसमें कहा गया कि डाटा ऐसा बताता है कि जो गवर्नमेंट है पूरी तरह से का जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है उसका जो एक मेन मोटिव होता है डिस्कशन और रिकंसिडरेशन, उसके मोटिव को प्राइमरी रोल को जो होता है पार्लियामेंट के उसको पूरी तरह से ख़त्म कर रहा है, क्या कहते हैं गवर्नमेंट। तो इसमें वही बात की गई, तो हम लोग देख लेते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता क्या है, क्या होती है पार्लियामेंट की, क्या कहते हैं पॉलिसीज, पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स। या आप देख सकते हैं पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स इन इंडिया। आप क्या, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और प्लीज़ लाइक बटन जरूर दबा दें। पार्लियामेंट मतलब रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी एंड पार्लियामेंट्री इंस्टीट्यूशन हैव endured in India for more than 7 decades, की 7 डिकेड से हम लोग इसमें हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, की पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर फॉर इट्स पॉलिसीज एंड एक्ट्स, की जो भी पॉलिसीज एक्ट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल एग्जीक्यूटिव होता है। आर्टिकल 74 एंड 75 डील्स विद पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट एट द यूनियन लेवल, कि पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो होता है इसी यूनियन लेवल वो उस पे ये 2 आर्टिकल डील करते हैं। और आर्टिकल 163 और 164 जो रिगार्ड करते हैं स्टेट्स के, पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है स्टेट्स को रिगार्ड करते हैं। क्या चैलेंज फेस कर रहा है सब पार्लियामेंट, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स की, जैसे हमने देखा है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा है सर। एक रिपोर्ट पास हुई थी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, उसमें बताया गया था जो प्रोपोर्शन ऑफ लेजिस्लेचर्स हैं, जो एमपीज हैं वहाँ के, वो काफ़ी अमाउंट में जो वहाँ पे उनके उनके ऊपर क्रिमिनल केसेस लगे हुए हैं। लगभग इस बार तो 45 से 50% जो एमपीज इस बार लोकसभा में थे वो उनके ऊपर क्या कहते हैं क्रिमिनल केसेस थे। तो इसमें वही बात की गई कि इस वक्त क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स हो चुका है। इसके कारण जो डेमोक्रेटिक डिस्कशन डिबेट और डिसेंट होता है वो पूरी तरह से डैमेज हुआ है, एक स्टैंडर्ड जो होता है वो डैमेज हुआ है। दूसरा आता है डोमिनियंस ऑफ आर्केइक लॉ, जैसे इंडिया एक यंग नेशन है जो ओल्ड लॉज के द्वारा रूल किया जाता है, जिसमें हमने देखा कि द पुलिस गवर्नमेंट गवर्न बाय सच कॉलोनियल एरा स्टेट्यूट्स, जैसे पुलिस एक्ट ऑफ 1961 जो इंडिपेंडेंस देता है बाय लियनिया सेंचुरी। जो पूरी तरह से जो आर्केइक लॉज होते हैं उनके कारण यंग नेशंस को, जो यूथ है उसको दिक्कत होती है, जो पुराने पुराने लॉज हैं। तीसरा आता है एंटी डिफेक्शन लॉ, एंटी डिफेक्शन लॉज के कारण स्पीकर या चेयरमैन किसी भी एमपी को डिस्क्वालीफाई कर सकता है लेजिस्लेचर से, क्योंकि वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है। अगर उसे लगा कि वो उसका क्या कहते हैं वो पूरी तरह से डैमेज कर रहा है, या क्या कहते हैं एक तरह से वो पूरे कंडीशन को जो एक जो कि जिस पार्टी का है वो पार्टी चेंज कर रहा है किसी और पर्पस के लिए, तो क्या कहते हैं वो स्पीकर या चेयरमैन उन्हें हटा सकते हैं। डिक्लाइन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, की जो डिक्लाइन हुआ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का उसके कारण भी क्या कहते हैं चैलेंजेस है एक तरह का। लोअरिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ पार्लियामेंट्री स्क्रूटनी, जो पार्लियामेंट्री स्क्रूटनी होती थी पहले बहुत ज़्यादा होती थी, कमिटीज़ बनती थी और देखा जाता है लॉ मेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ली जाती थी, तो उसके कारण डिसीजन सही होता था। लेकिन अब ये पूरी तरह से गायब हो चुका है। फ्रीक्वेंट इलेक्शन, हमने देखा है कि इलेक्शन बहुत तेज़ी से हो रहे हैं। लगभग क्या कहते हैं कहीं कहीं तो बाईपोल इलेक्शन होते ही रहते हैं, कहीं कोई एमपी हट गया वहाँ से उनके ऊपर चार्जेस लग गए तो क्या कहते हैं उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, तो फिर वहाँ पे बाईपोल इलेक्शन जैसे हमने देखा कि अभी एमपी में होने वाले हैं। जब एमपी की गवर्नमेंट गिरी थी तो क्या कहते हैं नई गवर्नमेंट बनी है बीजेपी की, तो पहले कांग्रेस थी, तो कांग्रेस के समय जो एमपीज थे कुछ एमपीज क्या कहते हैं बीजेपी में चले गए तो उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। तो क्या कहते हैं उनकी इसलिए वहाँ पे बाईपोल इलेक्शन होने हैं, तो नवंबर में वहाँ पे भी बाईपोल इलेक्शन है। तो हम देख सकते हैं कि ये फ्रीक्वेंट इलेक्शन भी एक कारण हो सकता है, एक चैलेंज हो सकता है। पार्लियामेंट्री प्रिविलेज कर्बिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच, की ये पूरी तरह से पार्लियामेंट्री प्रिविलेज होता है वो पूरी तरह से फ्रीडम ऑफ स्पीच को ब्रेक भी कर रहा है। जैसे हमने देखा कि जो आर्टिकल 105 में पार्लियामेंट्री प्रिविलेज मिलता है हमें, फ्रीडम ऑफ द प्रेस टू स्ट्रेटेजिक लॉसूट थ्रू पब्लिक पार्टिसिपेशन के, तो वो पूरी तरह से इसे ब्रेक करते हैं। एक तरह का वीकेंड अपोजिशन इन इंडिया, कि हमारा अपोजिशन इस वक्त बहुत ज़्यादा वीक कर चुका है। जो प्रिंसिपल जो होता था अपोजिशन का वर्क होता है चेक्स एंड बैलेंसेस कराना गवर्नमेंट को, वो पूरी तरह से ख़त्म हो गया है, क्योंकि इस वक्त अपोजिशन काफ़ी ज़्यादा डाउन हो चुका है। वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है इसका, लेजिस्लेटिव इम्पैक्ट असेसमेंट, की जो लेजिस्लेटिव इम्पैक्ट असेसमेंट है उसको इम्प्रूव करना, उसको एक तरह से बढ़ावा देना।
कोडिफिकेशन ऑफ प्रिविलेजेस, जो प्रिविलेजेस दिए जाते हैं उनको कोडिफाई करना, फ्री एंड इंडिपेंडेंट फंक्शनिंग पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटर की, पार्लियामेंट्री कमेटी रिफॉर्म्स को बढ़ावा देना, रिव्यू ऑफ एंटी डिफेक्शन लॉ, कर्बिंग क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स की, जो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स का, जो एमपीज इतने ज़्यादा क्रिमिनल्स जो एमपीज अपॉइंट हुए हैं उनको ख़त्म करना, कि कुछ क्राइटेरिया हो जिससे ये क्रिमिनलाइजेशन भी पॉलिटिक्स, जो क्रिमिनल्स क्या कहते हैं एमपीज बन जाते हैं उनको भी रोकना, कि जो चार्जेस जिनके ऊपर लगे हो कुछ टर्म के किसी तरह के चार्जेस हो तो उनको ही अपॉइंट कर दिया जा सके, बाकी हर तरह के जो क्रिमिनल होते हैं उनको ना एमपी बनने दिया। तो इस तरह की कई रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, स्टैचुटरी रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, एक हाइब्रिड सिस्टम वोटिंग का बनाना, हाइब्रिड सिस्टम ऑफ वोटिंग जिसके कारण जो इतने ज़्यादा इट इज़ अ मिक्स ऑफ फिस बोथ पास द बोथ एंड प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव वोटिंग सिस्टम की पूरी तरह से उसे अच्छा करना, स्ट्रेंथनिंग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, स्ट्रेंथनिंग द रोल ऑफ ओपोजिशन को बढ़ावा देना। तो ये पूरी इन सिस्टम, जैसे कैबिनेट मिनिस्टर मस्ट बी काउंटर साइन बाय द मिनिस्टर इन द शैडो कैबिनेट, जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं उनको शैडो साइन किया जाता है, शैडो कैबिनेट्स के द्वारा काउंटर साइन किया जाता है। तो उनका जो कोई भी अगर वो कोई भी देते हैं कि इस तरह का काम किया जा सकता है तो उनको और भी जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं उनका डिसीजन भी देखना पड़ता है। चलिए अगली न्यूज़ देते हैं। अगली न्यूज़ आती है एडाई लिस्ट LIC GIC न्यू दिल्ली एज सिस्टमिकली इम्पॉर्टेंट, की ये एक तरह से सिस्टमिकली इम्पॉर्टेंट है। हम लोग एडाई को अलग से देख लेते हैं। एडाई इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये एक एटोनॉमस स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसका वर्क होता है रेगुलेटिंग एंड प्रमोटिंग द इंश्योरेंस एंड री इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज इन इंडिया, की उनको बढ़ावा देना। एक 10 मेंबर बॉडी होती है जिसमें एक चेयरमैन, 5 फुल टाइम और 4 पार्ट टाइम मेंबर्स होते हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। इसका हेड क्वार्टर हैदराबाद तेलंगाना में है, जो पहले यहाँ था, जो अब दिल्ली में 2001 में ट्रांसफ़र हो गया था। तो क्या कहते हैं आप देख सकते हैं। चलिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और प्लीज़ लाइक बटन जरूर दबा दें। थैंक यू वेरी मच।